नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जिस तरीके से देश भर में सीजेपी आंदोलन देखने को मिला, मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और वो मांग सरकार ने आखिरकार मान ली। अब ये पूरा मुद्दा क्या था, कैसे इसके साथ डील किया गया, इसको एक नीट स्टूडेंट बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकता है। और इसीलिए हमारे बीच आज मौजूद है अथर्व चतुर्वेदी। जो लोग अथर्व चतुर्वेदी के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, अथर्व चतुर्वेदी ने नीट एग्जाम 2 बार क्लियर किया है और वो भी अच्छे मार्क्स से। उन्होंने ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक खुद की लड़ाई लड़ी थी, जिसको उन्होंने जीता भी था। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वो वायरल भी हुए थे उस समय। लेकिन अब आज अथर्व मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अथर्व, सबसे पहले एनएमएफ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अथर्व, आपका क्या स्टैंड है? सीजेपी प्रोटेस्ट को आपने देखा, सुना, जो भी मांगे थी सरकार ने जो मांग मानी है, उस पर आपका क्या टेक है? मैम, सीजेपी प्रोटेस्ट को जहाँ तक मैं समझता हूँ ये काफ़ी पॉलिटिकली इंक्लाइंड प्रोटेस्ट था। बट क्योंकि मैम इस प्रोटेस्ट के थ्रू ही सरकार की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हुई है। नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, फिर उसमें काफ़ी केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस की हियरिंग चली थी काफ़ी। फिर अल्टीमेटली सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये आया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आज 2026 में फिर से पेपर लीक हुआ और फाइनली सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हुई कि हाँ, प्रोटेस्ट पेपर लीक हुआ था, इसे रोकना चाहिए। फिर सरकार ने उसी प्रेशर में एक नए कोर्ट्स की फॉर्मेशन की है। मध्य प्रदेश में 4 नई कोर्ट बनाई गई हैं ऐसे पेपर लीक के मामलों की हियरिंग करने के लिए। कई सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी जो एक रियल सॉल्यूशन था वो नहीं मिला है। क्योंकि जैसे रेजिग्नेशन हुआ एजुकेशन मिनिस्टर का, ठीक है, वो उस बात ने एक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करी। कंपनसेशन मिला फैमिलीज़ को जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, तो उससे उन फैमिलीज़ को सपोर्ट मिल सकता है। एनडीए का डिसोल्यूशन हो गया, पर इससे पेपर लीक तो नहीं रुकेगा। अगले साल फिर पेपर लीक हो सकता है। इससे वो प्रेशर नहीं कम हो जाएगा जो बच्चों के ऊपर रहता है। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि बच्चों ने पेपर लीक के बाद उतनी सुसाइड नहीं हुई हैं जितनी पेपर लीक के पहले हुई हैं। पेपर के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, चाहे नीट हो। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे सोचना चाहिए था। जहाँ तक मैंने इस प्रोटेस्ट को देखा, ये काफ़ी बीजेपी वर्सेस सीजेपी था। ये यूथ के एजेंडे को लेकर आया, पर एक रियल सॉल्यूशन जो होना चाहिए था इस नीट का, पेपर लीक का, वो नहीं आया। आप अथर्व, आपको क्या लगता है कि आप क्योंकि आपने भी कहा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं था, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंड होना चाहिए या फिर क्या फैसला, क्या कदम उठाना चाहिए जिससे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं ना हो? मैम, पेपर लीक की जहाँ तक बात है, पेपर लीक के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये हो सकता है कि हम जो भी पेपर लीक के एक्यूज हैं उन्हें ऐसी सजा दें कि फिर आगे कोई पेपर लीक में इन्वॉल्व होने से पहले, पेपर खरीदने के पहले, ये सब करने के पहले सोचे। और फिर भी जो एक नीट को लेके प्रेशर जो रहता है बच्चों में, जो सुसाइड करते हैं बच्चे, उसके लिए सरकार को बच्चों के साथ बैठकर, एक बच्चों के पैनल के साथ बैठकर ये समझना चाहिए कि क्यों प्रेशर इतना होता है। क्या फैमिलीज क्रिएट करती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इतना कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट कर देते हैं, क्या उसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एक आउटकम पे आना चाहिए, एक फाइनल डिसीजन पे आना चाहिए, जिससे नीट में वो चेंजेस ला सकें जो बच्चों के हित में हो। पर ये जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड प्रोटेस्ट हो जाते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके अपनी बात मनवा ली, पर इससे डेमोक्रेसी का भी उतना ही लॉस होता है। जैसा कि अब कई बार हम देख रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर बनाने के बाद कुछ वो आउटकम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ठीक है। बिल्कुल अथर्व, लेकिन आपने ये कहा कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। पेपर लीक जो आंदोलन चल रहे थे, इस बीच बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है जिसमें जो भी पेपर लीक में जिम्मेदार पाया जाएगा उसे 10 साल तक की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया उस बिल में। आपको लगता है कि यस। इससे कुछ बदलाव होगा आने वाले समय में? बात तो वही है कि जैसे बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस नहीं बचते हैं, ट्रायल चलती रहती है, कोर्ट से वो लोग छूट जाते हैं। 5 साल की सज़ा रहे या 10 साल की सज़ा रहे, कभी ना कभी वो बाहर ही आ जाते हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जगह पे कुछ एक स्ट्रिक्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए था गवर्नमेंट को।
कुछ बड़ी सजा, या फिर ऐसा कि अगर एक बार एक्यूज पाए जाते हैं तो किसी भी कोर्ट से किसी भी ऑर्डर के थ्रू इनको बेल नहीं मिलेगी, ये हमेशा जेल में रहेंगे या लाइफ टाइम उम्र कैद जो भी है, पर कुछ स्ट्रिक्ट सजा देनी चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट ऐसा रूल्स लेके आना चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट। ओके। अथर्व, क्योंकि अब एक तरफ पेपर लीक को लेकर विवाद हुआ, आंदोलन हुआ, उस पर फैसला भी सुनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अब रिजर्वेशन पर विरोध शुरू हो चुका है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या रिजर्वेशन सही है एजुकेशन सिस्टम में, होना चाहिए? नो मैम, नो मैम, रिजर्वेशन सही नहीं है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी, क्योंकि एक रियलिटी की बात करते हैं, जब SC ST रिजर्वेशन आया था आज़ादी के बाद, तब शायद उसकी नीड हो सकती थी। उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन ने OBC रिजर्वेशन का सजेशन दिया, शायद तब उसकी भी नीड हो सकती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया इंदिरा साहनी के केस में कि किसी भी स्थिति में 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा। इंडिया में मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% हो सकता है। और आज मध्य प्रदेश की मैं आपको बात बताऊं, MP में सरकार की एक नई पॉलिसी आई है जिसमें रिजर्वेशन 90% पहुंच गया है। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो उसमें अनरिजर्व्ड के बच्चों को केवल 10 सीटें मिलेंगी। ये स्थिति हो गई है आज रिजर्वेशन की। सारे छोटे बड़े रिजर्वेशन मिला दिए जाएं, तो रिजर्वेशन की आज ऐसी नीड नहीं है। और मुझे लगता है कि हर एक स्टेज पे रिजर्वेशन, पहले जब कोई स्कूल में पढ़ता है बच्चा तो उसे RTE के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, वहां पे उसे स्कॉलरशिप मिलती है, तो चलिए वो एक फेज में सपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, JEE नीट, वहां पे रिजर्वेशन हो गया। क्लैट देता है, कैट देता है, UPSC देता है, वहां रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद वो एग्जाम निकालने के बाद फिर स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि वो रिजर्वेशन के थ्रू स्कॉलरशिप मिलना काफी ईजी है आज। उसके बाद जब नौकरी मिलने की बारी आती है फिर वहां पर भी रिजर्वेशन, फिर उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन, हर एक फेज में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये तो गलत है। या तो एक फेज डिसाइड कर दिया जाए कि लाइफ के एक फेज में या तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजर्वेशन मिल जाएगा, या फिर जॉब जब आपको चाहिए तब ले सकते हैं, या प्रमोशन में ले लीजिए। हर एक चीज में अगर लोग इतना ही ऑप्रेस्ड हैं कि उन्हें हर एक स्टेज पे रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर तो इस देश को, ये देश कहाँ जा रहा है पता नहीं। अथर्व, आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सही नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खुद EWS रिजर्वेशन के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। आपने ये कहा था कि इसके अंडर आप आते हैं, उसके EWS के अंदर आप आते हैं, उसके बावजूद भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आप खुद उसके लिए लड़े थे, और आज आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैम, रिजर्वेशन जब मैं लड़ा था तो उसके पीछे रीजन ये था कि क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी अभी तो एग्जिस्टिंग है फिलहाल भारत में, पूरे इंडिया में, और EWS का ये आरक्षण का भी प्रोविजन भारत सरकार ने किया था, पर इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हुआ। क्योंकि पॉलिसी अभी भारत में है रिजर्वेशन की, तो मैंने उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अगर लड़ाई रिजर्वेशन को हटाने के लिए शुरू होती है तो भी मैं उस बात पे लड़ाई लड़ूंगा। और रिजर्वेशन, क्योंकि अब इतने सालों से रिजर्वेशन चल रहा है तो उसे एक बार में नहीं हटाया जा सकता, पर हम उसे स्टेजेस में हटा सकते हैं। मे बी ऐसी कोई पॉलिसी आ जाएगी 10 साल में 2% रिजर्वेशन कम कर दिया जाएगा, उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स में 5%। क्रीमी लेयर का प्रोविजन आने की बात चल रही थी पर वो अभी तक आया नहीं। किसी भी सरकार ने, जितना मैं समझता हूँ, रिजर्वेशन को लेकर तो कोई भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाया है आज तक। और ये स्थिति हो गई है कि 90% पे रिजर्वेशन पहुंच गया। अथर्व, ये बहुत अच्छी बात है। आप EWS सिस्टम के अंदर आप आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगर कुछ लोग हैं, अथर्व, मैं चाहती हूँ कि उन लोग को ज़रा आसान शब्दों में समझा कि ये EWS रिजर्वेशन क्या है और कौन लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, किन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। ज़रा एक सिंपल आसान शब्दों में ज़रा समझा दें। मैम, EWS रिजर्वेशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और कोई सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए आपके नाम पे, और शायद 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए, और जो फार्मिंग के लिए ज़मीनें होती हैं वो, उसकी भी एक लिमिट है कि उस लिमिट के ऊपर ज़मीन है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो मैम बस यही रूल्स हैं EWS के लिए।
ओके। आप अथर्व, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि इंडिया में है रिजर्वेशन सिस्टम है, लोगों को इससे फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये सवाल पूछा जाए कि रिजर्वेशन को अगर हम इकोनॉमिकली बेस्ड, मतलब आर्थिक स्थिति को लेकर अगर रिजर्वेशन हो या फिर कास्टिज्म को लेकर, कौन सा रिजर्वेशन बेहतर है, किसके बेस्ड रिजर्वेशन एक्चुअली में होना चाहिए? जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसमें एससी एसटी ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का एक रिजर्वेशन अलग से है। पर अगर ये सारे कास्ट वाइज रिजर्वेशन को हटा दिया जाए और केवल एक इकोनॉमिक बेसिस पे एक रिजर्वेशन रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे वो कोई एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या किसी भी रिलीजन का हो, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सिर्फ एक इकोनॉमिक रिजर्वेशन रहता है तो वो काफ़ी बेटर होगा कि उसमें फिर रियली जो गरीब लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है आरक्षण की, वो आगे आ सकते हैं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में कोई भी जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जिसके पेरेंट्स आईएएस हैं, आईपीएस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल। ये गलत है मैम, फिलहाल आज के समय में तो। आप सपोज अथर्व, मेरे सामने एक डॉक्टर है जिसका 40% आया है रिजल्ट में, मेरे सामने एक डॉक्टर है जो 90% रिजल्ट आया है, लेकिन रिजर्वेशन के वजह से वो 40% वाला डॉक्टर बन जाता है। तो मैं तो चाहूँगी कि मैं वो 90% वाले डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसके वजह से सब कुछ बदल दिया जाता है। जो लोग एलिजिबल होते हैं, जिन लोग को एक्चुअली में ज़रूरत है कि हाँ ये बन सकता है, जो एलिजिबल है चीज़ों को लेकर, उनको नहीं मिल पाता, बजाय जो रिजर्वेशन में है उन लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये चीज़ गलत आप मान रहे हैं? यस मैम, मैं जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा कुछ साल बाद, फिर मैं नीट पीजी दूंगा। तो क्या नीट पीजी में मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरत होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके, उसका बेनिफिट लेके डॉक्टर बन चुका हूँ, तो अब तो मेरी इकोनॉमिक जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। सेम चीज़ एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन पे भी अप्लाई होती है। तो होना ऐसा चाहिए कि अगर किसी ने यूजी में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है तो उसे पीजी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो ऑप्रेस्ड नहीं है। वो हो सकता है जब वो स्कूल टाइम में था तब उसके पास उतने फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पर अब जब आगे बढ़ चुके हैं लोग और उसके बाद भी लाइफ टाइम रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है, वो गलत है। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं कि एक 40 नंबर वाला पीजी कर रहा है। अभी मैंने एक रीसेंट का केस सुना था, एक नीट पीजी में AIR 2 था। उन्होंने बताया था कि एक स्पेसिफिक कॉलेज है, वहाँ पे वो एमडी डर्मेटोलॉजी की ब्रांच नहीं ले सकते, वो AIR 2 थे। पर वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे जनरल की एक भी सीट नहीं है उस कॉलेज में। वहाँ पे एक ही सीट है और वो एससी कैटेगरी को बिलोंग करती है। ओके। तो ये स्थिति है। सो व्हाट टेक यू वांट टू टेक ऑन सीजेपी प्रोटेस्ट? आपको लगता है कि सिर्फ ये पेपर लीक तक सीमित हो गया, रिजर्वेशन पे भी बात होना चाहिए था? ये जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स है, चाहे अभिजीत दीपके की बात कर ले, बाकी जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनको रिजर्वेशन पर भी बात उठाना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया में अब लोग बात कर रहे हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम बदलने की बात हो रही है तो सिर्फ पेपर लीक पे बात क्यों हुई, रिजर्वेशन पे सब चुप क्यों हैं? मैम, अभिजीत दीपके तो जब इंडिया में आया था तब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही लेकर लैंड हुआ था, तो वहाँ पे उनका स्टैंड क्लियर हो जाता है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हैं या साथ में उसके। और फिर भी मैम, हर एक प्रोटेस्ट का अपना एक अलग एजेंडा होता है। सीजेपी का एजेंडा बीजेपी से रिलेटेड था। उनका ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, वो और भी इश्यूज़ को इंक्लूड कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और जो उन्होंने सॉल्यूशन आया उस प्रोटेस्ट का, वो भी एक रियल सॉल्यूशन नहीं है। पर फिर भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी एक वैसा ही प्रोटेस्ट हो सकता है, शुरू हुआ भी था जब 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सजेस्ट किया था कि ओबीसी रिजर्वेशन 24%, 27% रखा जाए। उसके बाद भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और जहाँ तक मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा था उस टाइम। बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। तो आज भी वैसे ही किसी मूवमेंट की अगर शुरुआत की जाए तो हो सकता है कि रिजर्वेशन खत्म ना हो पर कम हो सकता है। अथर्व, अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो फिलहाल आवाज़ तो उठ रही है, तो एक सिंपल सा सवाल कि आपको लग रहा है कि ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था वो एक पॉलिटिकली इंस्पायर्ड पूरा जो वो प्रोटेस्ट था या फिर कैंपेन चलाया गया था वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड था? यस मैम, वो तो अपेरेंटली देख के ही वो समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक सीजेपी वर्सेस बीजेपी का प्रोटेस्ट था।
इसमें ना तो स्टूडेंट्स के रियल मुद्दे उठाए गए, सब अपने अपने एजेंडा को लेकर आए थे। सोनम वांगचुक जो थे वो अपना एजेंडा लेकर आए थे, वो अपनी हंगर स्ट्राइक पे थे। जहाँ तक मैंने देखा है उनका भी फॉरेन उनके कई एनजीओज हैं वहाँ फंडिंग और उस सबसे रिलेटेड इश्यूज थे। तो हर कोई अपना एजेंडा लेके आया था और वो एजेंडा पॉलिटिकल ही था कि अगेंस्ट बीजेपी है और हमें अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है। कहीं भी किसी भी तौर पे ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी बड़े तौर पे इस प्रोटेस्ट का साथ दिया और इसी वजह से शायद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ। बिल्कुल अथर्व, लेकिन यहाँ पे दो सवाल है। पहला कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, नो डाउट स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत भी दिखाई, लेकिन इसमें लेकिन अथर्व दो सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये कि स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाई, ये लड़ाई लड़ी है, तारीफ़ काबिल है, लेकिन इन सभी के बीच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पीएम मोदी को गाली दे रहे थे, सिस्टम को गाली दे रहे थे, इंडिया को, आर्मी को, ये स्टूडेंट्स जो है वो गाली दे रहे थे। तो क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट है, आपने दो बार एग्जाम दिए हैं, क्लियर भी किया है, तो यू फील लाइक कि जो स्टूडेंट्स थे वो एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम के लिए, अपने राइट्स के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जो पूरे गवर्नमेंट को इस तरीके से गाली दे रहे थे? मैम जितना मैंने देखा मुझे जेन्युइन नीट एस्पिरेंट तो उस प्रोटेस्ट में कोई नहीं देखा। सब दूसरे ही स्टूडेंट थे, कोई लॉ स्टूडेंट था, कोई लॉयर था, कोई पॉलिटिशियन था, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर थे उधर पे। सब अपने अपने लाइक्स लेने के लिए आए थे, व्यू लेने के लिए आए थे। और जहाँ तक मैम गाली की बात है, वो भी एक वो सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि उस चीज़ को बोल के वो सारी बातें करके व्यू मिल जाएंगे, फुटेज मिल जाएगी और उसके बाद फेमस हो जाएंगे। बस इतना ही था मैम उस चीज़ों का रोल। अथर्व, आप नहीं गए सीजेपी प्रोटेस्ट में? नो मैम, मैं नहीं गया क्योंकि मैं उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं हूँ और मैं दूसरे तरीके से सॉल्यूशन को देखता हूँ। जान सकते हैं क्यों? मैम क्योंकि सीजेपी का पहली बात तो मैम ये कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो इस बात से शुरू हुआ था कि सीजेआई ने कॉकरोच कह दिया था। पर अल्टीमेटली बात उनकी भी सही थी। वो जब एक स्पेसिफिक केस की हियरिंग कर रहे थे सीजेआई, उनके सामने एक केस आया था जिसमें एक एडवोकेट ये पिटीशन लेके आया था कि मुझे सीनियर एडवोकेट का डिजिग्नेशन दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे आपके जैसे जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं, वो कोई तुम में से आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई पीआईएल फाइल करने लगता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है और बस एक ही काम करते हो, जनता को और यूथ को और बाकी लोगों को गुमराह करना, और तुम कॉकरोचेस हो, ये कहा था उन्होंने। और इसके बाद उस पॉइंट को इतनी गलत तरीके से लेकर एक पार्टी बन गई। मैं तो उस मोमेंट में ही उसके अगेंस्ट था कि क्योंकि उन्होंने समझा नहीं कि सीजेआई ने क्या कहा था। उसके बाद ये पॉलिटिकल जो पार्टी थी ये सीधे जंतर मंतर पे पहुंच गई, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया, फिर वहाँ उमर खालिद को बेल के नारे लगने लगे और वहाँ पे कई एंटी नेशनल्स भी आए थे जितना मैंने देखा। फिर उसके बाद कोई कह रहा है कि ब्राह्मणवाद चल रहा है, कोई किसी और एजेंडा को लेकर आ रहा है। तो किसी भी स्थिति में मैम वो प्रोटेस्ट एक जेन्युइन कॉज के लिए नहीं था। ओके अथर्व, आप एक नीट का स्टूडेंट जिसने पेपर क्लियर किया हो या फिर किसी रीज़न से इस बार क्लियर नहीं कर पाया हो, वो स्टूडेंट क्या 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने यूँ सड़कों पर रह सकता है क्या? उसके पास इतना टाइम होता है? नो मैम, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स थे नीट के, वो जैसे ही उन्होंने रीनीट दिया, उन्हें लगा कि हमारे इस साल नहीं हो पाएगा, वो अपनी पढ़ाई में वापस जुट गए। सारी कोचिंग्स में नए बैच शुरू हो गए थे, सबने अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। एक भी जेन्युइन एस्पिरेंट जंतर मंतर पे शायद ही गया हो जो नीट प्रोटेस्ट को लेकर या धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन या एनटीए के डिसोल्यूशन को लेकर अपनी मांगे कर रहा हो। सबने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी और सब अपना पढ़ रहे थे। ये बस कुछ गूंस थे, कुछ स्पेसिफिक पार्ट था सोसाइटी का जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में पार्ट लिया था। ओके, आप फाइनल क्वेश्चन अथर्व, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आगे क्या करना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? मैं अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा अभी तो प्लान यही है कि मैं अपना एमबीबीएस कंप्लीट करूँ और डॉक्टर बनूँ। पर इसी के साथ मैं, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी जो स्थिति चल रही है, रिजर्वेशन इतना बढ़ रहा है और काफ़ी सारी और एजेंडा चल रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समाज को भी अवेयर कर सकूँ इन सारी पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों को लेकर और एक चेंज ला सकूँ। बिल्कुल।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अथर्व। एनएमएफ न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अथर्व चतुर्वेदी, नीट एस्पिरेंट्स हैं, और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, इस वीडियो को देखिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।